नमस्कार मित्रों, प्रभाव मंथन से एक बार फिर अमर बहादुर सिंह आपके समक्ष। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में कहा था कि आजमगढ़ के चुनाव विश्लेषण के बारे में मैं जिक्र करूंगा, तो आज आजमगढ़ लोकसभा का जो चुनावी विश्लेषण है, क्या स्थितियां हैं, ये मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, मुझे जब ये लगा कि आजमगढ़ के बारे में विश्लेषण करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, तो मुझे लगा कि सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर इसका विश्लेषण करना मेरे ख्याल से कुछ जाति हो जाएगी, क्योंकि एक तो ओबीसी की आबादी वहाँ पे ज़्यादा है और हमेशा चुनावों में जो ये यादव मुस्लिम का एक गठजोड़ होता था, बहुत स्ट्रांग होता था, और बाकी जो जातियों का वो जो विश्लेषण जो है कितने हैं, ये ठीक से नहीं हो पाता था। तो मैं जब 1996 से लेकर के और 2019 तक की जितने लोकसभा के परिणाम थे और 2022 का जो विधानसभा का परिणाम था, उसका मैंने अध्ययन किया, तो मैं ये पाया कि 2009 का जो लोकसभा का जो चुनाव का जो परिणाम था, वह जो है 2024 के परिणाम को बताने में काफ़ी सक्षम है और उस विश्लेषण के काफ़ी वो करीब जाएगा। तो ये देखिए, 2009 का जो चुनाव परिणाम था आपके समक्ष मैंने रखा हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत यादव लड़े थे चुनाव, समाजवादी पार्टी से दुर्गा यादव लड़े थे, और अकबर अहमद डंपी, जैसा कि वहाँ पे वो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं बसपा से, बहुत मजबूत प्रत्याशी थे, वो लड़े थे। और कांग्रेस से संतोष सिंह चुनाव लड़े थे, और एक मुस्लिम कैंडिडेट भी था, ये जावेद अख्तर। तो ये 5 लोगों का इसमें मुख्य भूमिका थी। और ये जो वोट परसेंटेज इनको मिला, मैं आपके समक्ष इस रख दिया हूँ कि दुर्गा यादव जो समाजवादी पार्टी से थे, ये 17.6%, और अकबर अहमद डंपी 28.2%, जावेद जी 8.4%, संतोष सिंह 4.4% और रमाकांत यादव 35.1%। अब देखिए, इस बार भी 2024 का चुनाव है, यहाँ भी बीजेपी से यादव है, निरहुआ यादव और दुर्गा यादव जब उस समय भी थे तो यहाँ पे धर्मेंद्र यादव हैं, यानी कि दो यादव हैं। तो 2009 का ही वो करीब उसी तरह का यहाँ पर भी जातीय संतुलन जो है वो देखने को मिलेगा। जितने यादव रमाकांत के साथ रहे होंगे, इस बार जो है निरहुआ के साथ, चूंकि 9 से लेकर के और 24 तक एक बहुत लंबी राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो गुजरी है जो है, और इसमें जातियों का जो मोबिलाइजेशन है, उनका जो विस्थापन है विभिन्न पार्टियों में, ये भी होता रहा है। तो देखा जाए तो उस समय के जो रमाकांत के साथ जो सपोर्टर यादव रहे होंगे, आज के निरहुआ के साथ जो यादव हैं, उनकी संख्या कम नहीं होगी, कुछ न कुछ अधिक ही होगी, क्योंकि एक तो उनके पास ग्लैमर भी है, और पिछले बार वो सांसद जो है वो बाई इलेक्शन में जो है वो चुने भी गए थे। इस हिसाब से भी जो है लगता है कि ये परसेंटेज जो है यादवों का, निरहुआ का रमाकांत के समय 2009 से उसमें कुछ ज़्यादा होगा। अब इसका हम विश्लेषण करें जो है, देखिए ये दुर्गा प्रसाद यादव का है, तो यादव वोट इसमें मिला होगा 17.6%। इससे एक और भी अंदाजा लगता है कि वहाँ आजमगढ़ के लोकसभा के चुनाव में 17.5-18% से यादव की संख्या अधिक है। कुछ न कुछ रमाकांत को भी मिला होगा 1-2%। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 18 से 20% का वहाँ के करीब आबादी यादवों की है, और 15, 15.5-16% के करीब मुस्लिम आबादी है, यानी कि दोनों को मिला जाए तो 35-36% का ये वोट हो जाता है। अब ये दुर्गा प्रसाद यादव जी को 17.6% वोट मिला है, डंपी को 28.2%, जावेद को 8.4% और संतोष को 4.5%, रमाकांत यादव को 35.1%। ये जो 3 जो है वोट, एसपी, बीएसपी और अख्तर, इसमें वो सारे वोट हैं जो बीएसपी को मिलना चाहिए, जो समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए, और मुस्लिम भी जो जावेद को मिला है वो सब हैं। यानी कि इसको टोटल अगर कर दीजिए तो ये 54.2% वोट होता है। ये इसमें सपा और बसपा ये दोनों के वोट हैं, मानी कि दोनों में जो यादव हैं, मुस्लिम हैं, दलित हैं, उस सबका वोट जो है 54.2% है। एक डाटा तो आपके समक्ष ये है। और ये संतोष सिंह का, आप जानते हैं 2009 में जब चुनाव लड़े थे तो इस समय इनको जो वोट देने वाले थे
ये सिर्फ जो इनके अपने जो प्रतिनिधि जो अपने एक कास्ट के जो लोग रहे होंगे, जो बीजेपी माइंडेड आज के हो गए हैं, उनका वोट 4.4% और रमाकांत यादव के साथ 35.1% जो है। तो कुल ये इन दोनों वोट को जोड़ दीजिए अगर आप, तो ये 39.5% होता है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि इस 35.1% जो यादव हैं, हो सकता है कोई 1-2% कम भी हो जाए, लेकिन ये 35% से लेकर के और 39% का जो रेशियो बन रहा है, ये बीजेपी का वोट बैंक वहां पे ये दिख रहा है। अब आप ये देखिए, ये जो 54.2% का वोट है, इसमें से हम अगर बसपा का वोट निकाल दें, वही जो है आज के सपा के पास वोट है। यानी कि बस ये 54.2% और उसमें से 20.7 में क्यों किया हूँ, अभी जब 2022 के जब चुनाव हुआ था, तो वहाँ पांचों जो विधानसभा है आजमगढ़ के, उस पांचों विधानसभाओं में कुल 20.7% वोट जो है बसपा को मिला हुआ था। उसी बसपा वोट को इसमें से अगर निकाल दिया जाए तो 33.5% वोट जो है सपा का यहाँ पे है। यानी कि 34% के आसपास समाजवादी पार्टी का वोट आज के तारीख में है, और भाजपा का 39.5%। बसपा का जो वोट है वो मैंने 20.7% की रख दिया है, जो 2022 का है, लेकिन ये रेंज बढ़ेगा। ये हो सकता है 20% से 22% का ये रेंज ये काम करेगा। अब आप ये कहेंगे कि 2019 का मैंने जिक्र नहीं किया, तो मैं आपके सामने बता दूं, ये जो 2019 का जो आप देख रहे हैं ये आंकड़ा 60.8%, ये जो 2009 का देख रहे हैं 54.2%। तो आपके मन में एक स्वाभाविक विचार होगा कि भाई अगर हम सपा बसपा का सब, जब पिछले बार 19 का जो गठबंधन हुआ था 60.8% है, तो ये 54.2% क्यों है? तो इसका एक रीजन ये है कि देखिए 2019 में जो ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुभाषपा, वो जो है उस तरह से खुल करके चुनाव नहीं लड़ी थी जो है, और पूरे पांचों विधानसभाओं में मिला दिया जाए तो इनका राजभरों का एक अच्छा खासा वोट है, ये 6-7% के आसपास वहाँ पे हैं। वो एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अमूमन ये मान के चलिए 5 से 7% का है। तो वही जो ये जो आपको 6% वोट जो 7% कम दिख रहा है, ये ओम प्रकाश राजभर का भी वोट इसमें जुड़ा हुआ है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि आज की तारीख में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पास करीब 34% के आसपास, ये हो सकता है 33.5 में लिखा हूँ, इसमें 1-2% और आगे पीछे थोड़ा कर लीजिए, और ये जो 39.5% भाजपा का, इसमें भी 1-2% आगे पीछे हो सकता है। लेकिन चूंकि डाटा का जो एनालिसिस ये बता रहा है कि बीजेपी का पलड़ा सपा से भारी है। अच्छा, एक और आपको मैं इसकी पुष्टि कर देता हूं कि जब 2022 का जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, उसमें बीजेपी देखिए यहाँ 35.5%, समाजवादी पार्टी 40.3% और बसपा जो है 20.7% वोट पाई है। अब इसमें जो है ये जब चुनाव हुआ 2022 वाला, उसमें जब ये स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, वो सब इकट्ठे मिले थे लोग, तब ये परिणाम आया था। इसमें से भी अगर ये जो समाजवादी पार्टी का वोट 40.3% है, इसमें से अगर 5-6% भी अगर आप निकालते हैं तो ये फिगर आ जाता है करीब करीब फिर 35% के आसपास। और इस बार जो है जो बीजेपी में, चूंकि ये इसमें से निकलेगा तो इसमें आएगा, यानी कि बीजेपी में जो है सारी ये देखिए 35.5 नहीं है, ये फिगर 30.5% है। तो ये इसमें से निकलेगा 5-6% और वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 30 से ऐड होकर के ये करीब हो जाएगा वही 35-36, और समाजवादी पार्टी का वोट भी उसी करीब में आ जा रहा है। तो विधानसभाओं में देखा जाए तो वोट जो है लगभग 2022 में बराबर होते अगर ओम प्रकाश राजभर जो है वो भाजपा के साथ होते। चूंकि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो अमूमन ये देखा जाता है विधानसभाओं में से ज़्यादा लोकसभा में वोट भाजपा को मिलता है। उसका कारण यह है कि लोग वोट जो देते हैं तो वहाँ के प्रत्याशियों से ज़्यादा वो मोदी और योगी को देख कर करते हैं। उस लिहाज से भी हम देखें तो ये आंकड़े दोनों फिट बैठते हैं जो है कि भाजपा सपा से जो है वो आगे है। अब ये अंतर जो 35 से 40% का है, अब इसमें हो सकता है कि 1-2% ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मेरा मानना है
कि जो जीत और जो हार का अंतर होगा यही 2% से लेकर के 5% का अंतर होता है। अगर मान लीजिए कि 10-11 लाख अगर वोट अगर पोल होता है तो 20,000 से मान लीजिए कि 50-60 हज़ार, 20 से 60 हज़ार के बीच में ये डिफरेंस दिखा रहा है। अब इसमें एक रोल और अदा कर सकता है जो कि अभी जो मैं एनालिसिस है इसको एनालिसिस को बदल सकता है, वो है बसपा का वोट। देखिए बसपा का वोट जो है, अगर मान लीजिए कि पूरा बसपा में नहीं जाता, अगर पूरा बसपा में जाता है तब तो फिर ये जो रिजल्ट है उसी वैसे ही आएगा। लेकिन अगर बसपा का वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ता है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी थोड़ी सी जो है वो इन पे भारी पड़ जाएगी। और अगर बीजेपी की तरफ बसपा का वोटर अगर आता है तो फिर तो बीजेपी काफ़ी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत जाएगी। दोनों परिस्थितियों में देखा जाए तो लड़ाई जो है वो बीजेपी के पक्ष में है। अगर बसपा का वोटर जो है सपा की तरफ जाता है तब एक कांटे का संघर्ष हो जाएगा और उसमें परिणाम जो है बहुत छोटे अंतर से ये चुनाव का निकलेगा। तो सारा दरोदर वो बसपा के वोटरों पर ये निर्भर करता है। वैसे पलड़ा जो है वो बीजेपी का भारी है। अब चुनाव परिणाम जब आएंगे तो उसके बाद से देखा जाएगा कि ये जो एनालिसिस मेरा जो है वो फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अगर ये वीडियो आप तो लोगों को अच्छा लगता है कि तो इस प्रवाह मंथन मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि अगला जो मेरा विश्लेषण होगा अब मैं किसी एक विशेष लोकसभा पे नहीं करूँगा। अब मैं जितने चुनाव हुए हैं मैं सबका विश्लेषण कि किन किन सीटों पे मजबूत प्रत्याशी सपा का है, भाजपा का है, किन किन सीटों पर ऐसी लड़ाई है जहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। एक बीजेपी, जहां पे बीजेपी चुनाव बड़े आराम से जीत रही है, एक जगह जहां सपा और बीजेपी का वो संघर्ष है, और एक जगह जहां पे समाजवादी पार्टी ऐसी स्थिति में है कि वो चुनाव जीतने और हारने की स्थिति में है। क्योंकि देखिए ये पूरा जो चुनाव हुए हैं मुझे एक बड़ा आश्चर्य लगा है, सारे 80 उत्तर प्रदेश के जो जितने भी लोकसभा के क्षेत्रों में चुनाव हुआ है हर जगह यही सुनने को मिला है, कांटे का संघर्ष है, कांटे का संघर्ष है। 10 साल के बाद और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 7 साल के बाद भी अगर कांटे का संघर्ष अगर मिल रहा है तो ये जान के चलिए कि समाजवादी पार्टी के लिए ये खतरे की घंटी है। चुनाव ऐसे होना चाहिए कि लगे कि हाँ हम जीत रहे हैं। ऐसी कोई सीट नहीं है एक, और यही नहीं, जो समाजवादी पार्टी के जो सबसे मजबूत गण हैं, जैसे अखिलेश यादव का खुद की अपनी सीट कन्नौज, डिम्पल की अपनी सीट मैनपुरी, रायबरेली की सीट राहुल गांधी, अमेठी की सीट केएल शर्मा की सीट, इन सीटों पर भी लोग कहने को तैयार नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। भाई अगर ऐसी स्थिति है कि विपक्ष के जो महारथी हैं वही चुनाव उनका फंसा हुआ है तो बाकी जो प्रत्याशी है उनका क्या होगा जो है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब परिणाम आएंगे तो अभी जो कांटे कांटे की लड़ाई देख रहे हैं एकदम ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है बीजेपी जो है साफ कर देगी जो है। और रिजल्ट हमको भी बीच में लगा था कि ये लड़ाई बड़ी कांटे कांटे की लग रही है, लेकिन जब मैं अपने को एक विश्लेषण जब मन में किया तो मुझे ये लगा कि नहीं, ये तो जो है हमें लग रहा है कि ये जो कांटे की जो लड़ाइयाँ हैं बस ये देखने को हैं, अंदर में जो वोटिंग हो रही है वो भाजपा के पक्ष में खामोश मतदाता कर रहा है। आइए देखिएगा चुनाव परिणाम जब 4 तारीख को आएंगे तो आपके सामने ये रिजल्ट आएगा। और मैं ये आज बता दे रहा हूँ सिर्फ 6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जीतने की पोजीशन में है। जीतेगी या नहीं जीतेगी ये मैं नहीं कह रहा। वो 6 सीटें हैं। पहला सीट है रामपुर, दूसरा सीट है संभल, तीसरी सीट है रायबरेली, चौथी है अमेठी, 5वीं है कन्नौज और 6वीं है डिम्पल की मैनपुरी। इसके अलावा कोई भी ऐसी सीट नहीं है जिस पर हम कह सकें कि ये सीट जो है सपा या गठबंधन उसको निकाल रही है। तो ये मेरा विश्लेषण, ये मेरा अपना है, हर आदमी का अपना होता है, लेकिन मेरा जो व्यू है, मैं जिस तरह से मतदाताओं को मैं देखता हूँ, परखता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, मुझे ये ऐसा लगता है कि वोट जो है वो मोदी और जोगी के नाम पे फिर इस बार पड़ा हुआ है। और जो लाभार्थी हैं उसका असर और महिलाओं का असर इस चुनाव पे पड़ा है। परिणाम 4 दिन को क्या आएंगे ये सब हमारे सामने होंगे और एक बार हम लोग फिर उस पर जो है डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हमें मित्रों जो है इजाज़त दीजिए और आगे जो है
जो मैं विश्लेषण करूँगा वो पूरे भारतवर्ष का प्रदेशों कि किस किस प्रदेश में कितनी सीटें भाजपा ला रही है, उसके विरोध कितना रहा है, ये भी मैं देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।